हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? कैसी पढ़ाई चल रही है आप लोगों की? मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। चलिए, तो आज के इस वीडियो में वी विल लर्न अबाउट इक्विवेलेंट मास या फिर इक्विवेलेंट वेट। तो एक आसान कॉन्सेप्ट, लेकिन काफ़ी बच्चे इसमें डिफ़िकल्टी फील करते हैं। तो चलिए समझते हैं इसको डिटेल में। तो देखिए, जो इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट है, ये आपको मोल कॉन्सेप्ट में भी रिक्वायर्ड होता है, ये आपको रेडॉक्स रिएक्शंस में भी रिक्वायर्ड होता है, ये 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इसका एप्लीकेशन है इन फिजिकल या फिर न्यूमेरिकल केमिस्ट्री। तो अच्छे से समझेंगे। चलिए, सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। तो देखिए, इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। एटम है तो एटॉमिक वेट अपॉन एन फैक्टर। ठीक है, अब यहाँ पर आप सरप्राइज होगे कि एन फैक्टर क्या होता है। तो चलिए अब एन फैक्टर को समझते हैं डिटेल में। तो देखिए, जो एन फैक्टर होता है ये हम लोग एसिड्स के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जब एसिड के लिए कैलकुलेट करते हैं, सो डियर स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं बेसिसिटी। ठीक है, जब बेस के लिए कैलकुलेट करते हैं इसको बोलते हैं एसिडिटी। अब आप कहोगे कि सर रेडॉक्स रिएक्शन में क्या कहते हैं? तो रेडॉक्स रिएक्शन में कुछ नहीं कहते हैं, आप यहाँ पर इसको चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर से इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सो आई होप आपने ये कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर थोड़ा बहुत आप पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो इससे आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। जैसे जैसे भी हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम शुरू करेंगे एसिड से। ठीक है, तो एन फैक्टर ऑफ एसिड। अब देखिए, एसिड कौन होता है जो H पॉजिटिव दे या फिर OH नेगेटिव एक्सेप्ट करे? चलिए, तो आते हैं एसिड पर। देखिए, ये रहा आपका एसिड। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि H2SO4 या सल्फ्यूरिक एसिड है, और यहाँ पर इस रिएक्शन में कितने H पॉजिटिव दे रहा है? ये 1 H पॉजिटिव। तो एन फैक्टर इसका क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, इसी तरह से अगर लेट्स से कि H2SO4 किसी रिएक्शन में 2 H पॉजिटिव दे रहा है, तब उसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा? तब उसका एन फैक्टर हो जाएगा 2। ठीक है, तो आपको ऐसे देखना है कि रिएक्शन में कितने H पॉजिटिव दे रहा है। अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ H2SO4 लिख दिया जाए और रिएक्शन ना दी जाए, तब आपसे पूछा जाए कि एन फैक्टर क्या होगा, तब आप हाईएस्ट वैल्यू लिखेंगे, मतलब 2। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हो गया। तो ये कैसे एसिड है जो H पॉजिटिव दे रहा है? ठीक है, अभी मैंने कहा था कि एसिड वो भी होता है जो OH नेगेटिव को एक्सेप्ट करे। ठीक है, तो चलिए अब हम अगला, हमारा एसिड वही है जो OH नेगेटिव को एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हो BOH होल थ्राइस, इसको बोलते हैं बोरिक एसिड। ठीक है, तो बोरिक एसिड जो है ये बेस नहीं है, क्योंकि फॉर्मूले को देखोगे तो आप सोच सकते हो कि ये OH देता होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, BOH होल थ्राइस आपका OH नेगेटिव को एक्सेप्ट कर लेता है। ये आप देख सकते हो यहाँ पर BOH होल थ्राइस OH नेगेटिव को क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है, और इसलिए यहाँ पर इसका एन फैक्टर क्या होगा? इसका एन फैक्टर होगा 1। ठीक है, मतलब बेसिसिटी कितनी है? 1। मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं? मोनो बेसिक एसिड। उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हो गया। चलिए, अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं बेस पर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कुछ बेस को। जैसे यहाँ पर CaOH होल ट्वाइस, तो CaOH होल ट्वाइस एक बेस है, और ये क्या कर रहा है? OH नेगेटिव को दे रहा है। कितने OH नेगेटिव दे रहा है यहाँ पर? 2। तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा इसका? 2। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर अमोनिया की बात करते हैं। तो अमोनिया आप बताओ क्या होगा? तो अमोनिया एक बेस है। ठीक है, ऑल्दो फॉर्मूले में आपको हाइड्रोजन दिख रहे हैं, तो ये H देता नहीं है, ये H पॉजिटिव एक्सेप्ट करने वाला है। ठीक है, मतलब अमोनिया क्या है? एक बेस है। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये रिएक्शन जिसमें अमोनिया H पॉजिटिव को क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। अब यहाँ पर अमोनिया कितने H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर रहा है? तो अमोनिया यहाँ पर 1 H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब अमोनिया कैसा हो गया? एन फैक्टर क्या हो गया इसका? एन फैक्टर हो गया इसका 1, या फिर क्या बोल सकते हो? मोनो एसिडिक बेस होता है कौन? अमोनिया। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ इतना आपको क्लियर हो गया। चलिए, अब एसिड बेस के बाद में मैं आपको समझाऊंगा एन फैक्टर ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। तो प्यारे बच्चों, एन फैक्टर ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ इलस्ट्रेशंस बताऊंगा, जिसमें मैं थोड़ा सा आपका टाइम ज़्यादा लूँगा। ठीक है, और उसके बाद में मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, तो ये अच्छे से आपको समझ लेना है, बहुत ध्यान से सुनना है आपको कि एन फैक्टर रेडॉक्स रिएक्शन में कैसे निकालते हैं, और फिर आपके ये सारे क्वेश्चंस आसानी से होने लग जाएंगे। बहुत ध्यान से सुनना है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हो यहाँ पर A2 क्या दे रहा है? A पॉजिटिव 2। ठीक है, और यहाँ पर फिलहाल ये रेडॉक्स रिएक्शन तो नहीं है,
ठीक है, इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, बट मैं आपको रेडॉक्स रिएक्शन में कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो एक आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है, मतलब किसी का ऑक्सीडेशन किसी का रिडक्शन हो रहा होगा, ठीक है। तो आपको वहाँ पर इंडिविजुअली कैसे निकालना है, इसी को मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे मान लो किसी रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर ऐसा कुछ आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, A2 कन्वर्ट हो रहा है A+2 में, ठीक है, और आपको यहाँ पर चेक करना है n फैक्टर ऑफ A2 लेट्स से, ठीक है, मतलब रिएक्टेंट का n फैक्टर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ, ठीक है। अब देखिए रिएक्टेंट का जो n फैक्टर है ज़रूरी नहीं कि वही n फैक्टर प्रोडक्ट वाले का भी हो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इतना क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए A2 यहाँ पर A+2 दे रहा है, बहुत ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ। तो A2 A+2 दे रहा है, ठीक है सर, इतना समझ में आ गया। अब A2 पर कुछ नहीं लिखा है, मतलब यहाँ पर कितना लिखा है 0, मतलब ये न्यूट्रल है, ठीक है, ठीक है सर, इतना भी समझ में आ गया। अब यहाँ पर एक A उस पर फोकस करो पहले, ठीक है। तो एक A रिएक्टेंट वाले की बात कर रहा हूँ मैं, तो जो 0 पर था वो +2 पर जा रहा है, मतलब चेंज कितना हो गया 2 यूनिट्स का, ठीक है। n फैक्टर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है ना, तो आपको पॉजिटिव वैल्यू की बात करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर A आपका कहाँ जा रहा है +2 पर, मतलब 0 से +2 पर जा रहा है, तो आपका एक A के लिए तो कितना हो गया 2 यूनिट का चेंज, ठीक है। लेकिन मुझे बताओ कि रिएक्टेंट में क्या सिर्फ एक A है, सिंगल A है? नहीं, रिएक्टेंट में कितने A हैं 2, तो यहाँ पर 2 के लिए कितना चेंज हो जाएगा 4 का, 2 के लिए कितना चेंज हो जाएगा 4 का। इसीलिए हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि जो रिएक्टेंट है उसका n फैक्टर क्या है 4 है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि प्रोडक्ट का n फैक्टर कितना है, मतलब A+2 का n फैक्टर कितना है, ठीक है, तो वैसे तो आयन के लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। आयन है तो जो भी उसका चार्ज है वो उसका n फैक्टर हो जाएगा। चलो आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो कितने A हैं प्रोडक्ट में 1, ठीक है। तो अब आप ऐसे देखो कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में क्या चेंज आ रहा है, तो प्रोडक्ट में A का है +2 और रिएक्टेंट में है A का 0, मतलब कितने यूनिट का चेंज आ रहा है 2 यूनिट्स का, ठीक है। तो यहाँ पर A+2 के लिए n फैक्टर पूछूं तो चेंज कितना आया 2 यूनिट्स का, ठीक है। अगर सपोज यहाँ A3 होता तो मैं 2 यूनिट का चेंज इंटू 3 कर देता है ना, लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट में सिर्फ सिंगल A लिखा है, तो A और उसके ऊपर चार्ज है +2, तो हम यहाँ पर कह देंगे अगर प्रोडक्ट का n फैक्टर पूछा जाता तो हम लिखते हैं यहाँ पर 2, ठीक है। चलिए अब हम एक काम करते हैं, कुछ और एक क्वेश्चन या एक और इलस्ट्रेशन से आपको समझाता हूँ। चलिए अब आप खुद बताइए, ये क्वेश्चन आपके लिए, वीडियो को पॉज करिए और देखिए अब आप n फैक्टर क्या बताएंगे इसका A2 का। सो डियर स्टूडेंट्स A2 का n फैक्टर क्या आ जाएगा 6, ठीक है। इसी तरह से मैं अगर पूछूं आपसे प्रोडक्ट वाले का, मतलब A-3 वाले का कितना n फैक्टर होगा, तो उसका n फैक्टर कितना होगा 3 होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ये डाइक्रोमेट आयन है रिएक्टेंट साइड में और ये Cr+3 में कन्वर्ट हो रहा है एसिडिक मीडियम में। आपको n फैक्टर बताना है इसका। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रोडक्ट में क्रोमियम दिख रहा है, ठीक है, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमको क्रोमियम जो रिएक्टेंट में है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। देखिए यहाँ पर x मान लेते हैं क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये हो जाएगा 2x और ऑक्सीजन का तो आपको पता है -2 होता है, तो 7 × -2 और इसको इक्वेट कर देंगे ओवरऑल चार्ज से जो कि कितना है -2। तो अगर x को यहाँ पर हम कैलकुलेट करें तो x हमारा क्या आ जाएगा, x आ जाएगा +6, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपका क्रोमियम है रिएक्टेंट साइड में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ चुका है +6। सो डियर स्टूडेंट्स अभी थोड़ी देर पहले हमने जो कॉन्सेप्ट समझे थे उसी से अब आप सॉल्व कर देंगे। देखिए क्रोमियम का एक एटम पर फोकस करता हूँ मैं, तो ये कितना चेंज आ गया 6 - 3, ठीक है। रिएक्टेंट में 6 पर है, प्रोडक्ट में 3 पर है, तो 6 - 3 इतना चेंज हो गया, मतलब 3 यूनिट्स का चेंज हो गया। और 2 क्रोमियम है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, तो n फैक्टर कितना आ जाएगा 6। कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। देखिए आपका जो n फैक्टर है वो क्या होगा 2 × 6 - 3, समझ रहे हो, तो इक्वल टू 6 होगा, तो n फैक्टर कितना आ जाएगा हमारा 6। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हो गया। तो हाइड्रोजन गैस है H2, इसका n फैक्टर अब आप बताइए। यहाँ पर ये आपके सामने मैंने रिएक्शन भी लिख दिया है क्या होता है। तो देखिए रिएक्शन में हाइड्रोजन के ऊपर कुछ नहीं लिखा है, मतलब 0, तो एक हाइड्रोजन के लिए कितना चेंज हो गया 1, तो 2 के लिए कितना हो गया 2। तो यहाँ पर जो n फैक्टर है H2 का वो क्या होगा, n फैक्टर होगा 2,
ठीक है, तो ये आपसे याद रखना है आपसे। चलिए, अगर अब मैं आपसे पूछूं कि प्रोडक्ट वाले में जो H पॉजिटिव लिखा है उसका एन फैक्टर क्या होगा, तो अब आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट में H पर है +1 और रिएक्टेंट में है 0, तो कितना चेंज हो रहा है, तो यूनिट चेंज हो रहा है, मतलब 1 यूनिट का चेंज हो रहा है क्योंकि 1 - 0, ठीक है। तो अब मैं कहूँगा एन फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट वाले का कितना है। अब यहाँ पर 2H पॉजिटिव लिखा है तो अब आप 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। H2 होता, मतलब मॉलिक्यूल के अंदर 2 होता तब तो चलता, ठीक है, या फिर जैसे डाइक्रोमेट के अंदर वो जो ओवरऑल आयन के अंदर 2 क्रोमियम था तब 2 से मल्टीप्लाई करा, बट ये जो बाहर 2 लिखा है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर एक हाइड्रोजन के लिए ही चेक करेंगे प्रोडक्ट साइड में, मतलब यहाँ पर होगा एन फैक्टर कितना 1। तो प्रोडक्ट्स वाले साइड में अगर देखोगे तो एन फैक्टर है 1 और रिएक्टेंट वाले साइड में है, मतलब H2 का एन फैक्टर कितना है 2, ठीक है। तो अगर एन फैक्टर से मैं इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, मतलब क्या होगा 1 हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं प्रोडक्ट वाले साइड पर जो H पॉजिटिव है उसके लिए निकालूँ तो उसका तो सिंगल H था तो न्यूमरेटर में होगा 1 और डिनोमिनेटर में एन फैक्टर, मतलब उसका क्या था 1, तब भी आंसर क्या आता है 1। तो ऐसा नहीं है कि आपका अलग आ जाएगा, ठीक है। तो अब से आप याद रखेंगे कि हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट क्या होता है 1। तो देखिए, अब हम आसानी से O2 गैस या ऑक्सीजन गैस के लिए भी निकाल सकते हैं एन फैक्टर, ठीक है। तो अब आप बहुत आसानी से देख सकते हो 0 है तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा इसका 4, क्योंकि 2 ऑक्सीजन आइटम है, एक के लिए चेंज हो रहा है 2 यूनिट्स का और 2 के लिए हो रहा है 4, ठीक है। सो नाउ वी विल कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास ऑफ O2 गैस, ठीक है। तो इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट, मतलब 32 हो जाएगा और एन फैक्टर क्या हो जाएगा इसका 4, तो 32/4। सो प्यारे बच्चों, ये आप देख सकते हो इक्विवेलेंट मास ऑफ O2 या ऑक्सीजन क्या होता है 8, हमेशा याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन का याद रखेंगे 1 होता है, ऑक्सीजन का 8। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से Cl2 या क्लोरीन का भी निकाल देंगे एन फैक्टर, ठीक है। तो 0 और यहाँ पर एन फैक्टर क्या होगा इसका 2, ठीक है। सो नाउ वी कैन कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोरीन, क्या होगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, मतलब 35.5। तो ये इंपॉर्टेंट वैल्यू है क्लोरीन के लिए भी, फ्रीक्वेंटली आपको इंपॉर्टेंस रखती है क्वेश्चंस में। तो आपको याद रखना है हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 8 और क्लोरीन का 35.5 होता है। चलिए, अब इसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, लेट्स से कि आपके पास में कोई कंपाउंड है A2B3 और A2B3 का आपको इक्विवेलेंट वेट ओवरऑल निकालना है, ठीक है। आपको गिवन है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ A है X, इक्विवेलेंट वेट ऑफ B है Y, तो अब आपको ओवरऑल निकालना है। तो ये बहुत ध्यान से आपको समझना है, याद रखना है। देखिए, A2B3 का इक्विवेलेंट वेट होगा X + Y, ठीक है। 2X + 3Y नहीं होगा, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए, अगर एटॉमिक वेट ऑफ A है X, एटॉमिक वेट है B का Y, तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा 2X + 3Y। सो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर एक मेटल ऑक्साइड है M2O3 और इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल आपको 5 गिवन है। आपसे पूछा है मेटल ऑक्साइड या M2O3 का इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। तो हम जानते हैं कॉन्सेप्ट, इक्विवेलेंट ऑफ मेटल ऑक्साइड क्या होगा, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। मेटल का 5 है और ऑक्सीजन का हमने देखा था कितना होता है 8 होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड का 5 + 8 मतलब 13 हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स। सो डियर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, ये आपके सामने। यहाँ पर एक मेटल ऑक्साइड क्या दे रहा है, मेटल और ऑक्सीजन, जिसमें आपको ये गिवन है कि 2 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड है और ऑक्सीजन मिल रहा है 0.16 ग्राम, ठीक है। और आपसे पूछा है इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड एंड मेटल, दोनों का पूछा है, ठीक है। वैसे एग्जाम में कोई एक पूछा जाता है, मैं आपको दोनों बता देता हूं ताकि आपके कोई भी क्वेश्चन आए इस टाइप के तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, जो अप्रोच मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, यही अप्रोच आप सपोज एग्जाम में क्लोराइड लिखा हो ऑक्साइड की जगह तो आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि क्लोराइड का इक्विवेलेंट वेट आपको पता है 35.5, ठीक है। इसी तरह से अगर आपसे एग्जाम में हाइड्राइड लिखा हो तो आपको हाइड्रोजन का पता है 1 होता है, ठीक है। तो आपको अब इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेटा, 2 ग्राम मेटल ऑक्साइड 0.16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन दे रहा है। तो यहाँ पर मेटल का वेट कितना हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मास लगा सकते हो, तो 2 में से 0.16 ग्राम निकाल दीजिए, मेटल का आ जाएगा।
तो ये आप देख सकते हो मेटल का आ गया है वेट कितना है ग्राम में 2 माइनस 0.16 ग्राम। ठीक है, अब देखिए हमने इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल मान लिया है E, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड क्या होगा? तो हम जानते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड होगा मेटल का इक्विवेलेंट वेट प्लस ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट, मतलब E प्लस 8 हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने जो भी हमने वैल्यूज़ निकाली इक्विवेलेंट वेट के, मेटल ऑक्साइड का E प्लस 8 आया, मेटल का E आया और ऑक्सीजन का तो पता है 8। ठीक है, तो अगर मैं E प्लस 8 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड लूँगा तब मुझे ऑक्सीजन कितना मिलेगा 8 ग्राम और मेटल कितना मिलेगा E ग्राम। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा कि इक्विवेलेंट वेट का किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जो गिवन वैल्यूज़ थे वो क्या हैं, 2 ग्राम मेटल के लिए 2 माइनस 0.16 ग्राम और ऑक्सीजन के लिए 0.16 ग्राम। ठीक है, और स्टैंडर्ड वैल्यूज़ क्या थे, तो वो है E प्लस 8 ग्राम। ठीक है, तो ये सब लिख देते हैं, ये रहे गिवन वैल्यूज़ और आपके ये रहे स्टैंडर्ड वैल्यूज़। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स 2 माइनस 0.16 इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 1.84। ठीक है, तो ये लिख देंगे 1.84। ठीक है, अब देखिए ये 2 ग्राम या E प्लस 8 ग्राम, तो अगर गिवन और स्टैंडर्ड का हम रेशो निकालेंगे तो वो तो इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम E कैलकुलेट करने के लिए इन सब के रेशोज़ को क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेशोज़ इक्वेट कर देंगे, तो 2 अपॉन E प्लस 8। ठीक है, ये इक्वल होगा आपके मेटल के रेशो के लिए, मतलब 1.84 अपॉन E, और ये इक्वल होगा ऑक्सीजन के लिए भी, मतलब 0.16 अपॉन 8। अब देखिए E का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैं कोई से भी दो रेशो को लेकर सॉल्व कर दूंगा, तो मुझे आसान दिख रहा है जो राइट साइड के दोनों हैं, मतलब 1.84 अपॉन E। ठीक है, और 0.16 अपॉन 8, तो इन दोनों रेशो को मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर दूंगा, तो मेरा E का वैल्यू इस तरह से आ जाएगा। ये देखिए पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, और ये 8 2 16 और ये कट जाएगा 2 से, तो 9 2, मतलब E आ गया हमारा 92। सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड निकाल देंगे। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बने रहिए मेरे साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट। बाय बाय।